वेफर्स नहीं है। तो यहाँ कैसे? Now, how do organisms reproduce? Now, production of new organism from existing organism of same species is known as reproduction. What is reproduction? वीडियो चल रहा है अमित? यस सर। Production of new organism from pre-existing organism. Okay. Is called reproduction. उसको reproduction कहते हैं. So the offsprings or young ones produced are similar to their parents. Young ones जो होंगे वो कैसे होंगे? Young ones या offspring produced are similar या फिर alike to their parents and of same species. In this way, a species continue to run. इस वजह से क्या होता है? स्पीसीज आगे बढ़ती रहती है. Reproduction is essential for survival of species on earth. अगर हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम इतना पैसा कमाते हैं, हमें क्या जरूरत है शादी करने की या बच्चे पैदा करने की, तो फिर हमारी जो ह्यूमन स्पीसीज है वो टर्मिनेट कर जाएगी. मैं सोचूं मुझे 50,000 मिलता है, फिर मैं 25,000 अपनी वाइफ पे खर्च करूं, फिर 10,000 बच्चे पे खर्च करूं, उसका इससे अच्छा मैं 50,000 में खूब अच्छा होटल में खाऊं पीऊं. तो ऐसे केस में अगर सब लोग ऐसा सोचने लगे तो इससे क्या होगा कि जो ह्यूमन स्पीसीज है वो एंडेंजर्ड हो जाएगी. तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर एनी स्पीसीज टू रन. रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ is essential for survival of. ठीक है. Who is on the name of Sandhya? Essential for survival of any species on earth. किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए, एंड इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. अगर रिप्रोडक्शन सब बंद हो जाए तो क्या सारी स्पीसीज बंद नहीं हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट नहीं हो जाएंगी? सो इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑन अर्थ एंड इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी of life on earth. तो अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी भी ऐसे होती है. There are various life processes. One and reproduction is one of those. बिना रिप्रोडक्शन के कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है. जैसे हमने कहा ग्रोथ है, इसके अलावा और क्या? रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ये सारी चीजें हमने देखी थी कि नहीं? लोकोमोशन भी हमने देख लिया था कि वो भी दिखाता है कि हाँ ये इसमें जीवन है. इसी तरीके से रिप्रोडक्शन भी, it is one of the life process.
जो जीवित हैं वो अपने आगे अपनी डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं या अपने यंग वंस को, विच आर अलाइव देम, ठीक है। सो दिस इज रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस। वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस। तो नाउ अब देखें रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर ऑर्गेनिजम्स विद सेम बेसिक कैरेक्टर्स एज पेरेंट्स। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसी तरीके के हो जैसे पेरेंट्स हैं, लेकिन बेसिक कैरेक्टर्स तो वही हैं। हम ये जान सकते हैं कि भाई ये भेड़ों का ग्रुप है, इनमें ये देखो भेड़ के ग्रुप में शीप के बीच में एक काऊ है, तो उनमें बाकी जो शीप्स हैं उनमें तो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, तभी तो वो अपने ग्रुप के हैं। तो ये चीज है कि रिप्रोडक्शन क्या चीज है। इन दिस द यंग वंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये जरूरी बात है, यंग वंस रिप्रोड्यूस्ड आइए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन हैव सेम बेसिक कैरेक्टर एज पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के जैसे बेसिक कैरेक्टर्स होंगे उसी तरीके के होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। अब हम ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है। सो डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। डू organisms create exact copies of themselves। तो ये हमारे चैप्टर की पहली हेडिंग है कि जो रिप्रोड्यूस होते हैं आर दे सेम एज देयर पेरेंट्स। तो हम इसमें डीएनए कॉपिंग के बारे में देखेंगे। ये नोट्स आप रख सकते हैं लास्ट में, फिर जब आप हमें जमा करते हो तो उसका हम आपको जो भी होता है वो रिन्यूमरेशन या कुछ कीमत दे देते हैं, ठीक है। यही फिर नोट्स हम अगले क्लास के बच्चों को देते हैं अगले साल। तो अगर आपके पास हैं तो आप कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद रख सकते हैं। आपने पहले नहीं बोला सब लोग रखते ही हैं अच्छे तरीके से, तो अब तक तो नाम लेकर आधे भेज दिए। सभी रखते ही। सब लोग क्या करते हैं, नोट्स अच्छे तरह से रखते हैं और क्या करते हैं। तो हम आखिरी दिन भी सूचना दें तो भी एक ही बात। चलो, नाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। Organisms look similar because their body designs are similar. So we all are similar. Our body designs are similar. How it happens that our body designs are similar? The code of our traits or features are hidden in form of DNA or genetic material within our body. ठीक है? When one organism reproduce other either bisexually or asexually, then this genetic material first doubles and then it subdivides into two equal halves and one of them is handed over to offspring. तो हमारे अंदर whatever are our features, it is in form of genetic material. तो हम इस चीज को लिखें कि वास्तव में होता क्या है, ठीक है। So how do organism create exact copies? So now the blueprint of our characters, जो भी characters हैं, are in coded form as genetic materials present in nucleus of cell. So nucleus of cell in, ठीक है,
it is called DNA, that is deoxyribonucleic acid. So it is deoxyribonucleic acid. So इसे DNA कहते हैं. It is double stranded helical structure having, ठीक है, a long chain of pair of different bases. वैसे 4 bases हैं. Having a long chain of arrangement of various pair of bases. Arrangement of various pair of bases. उसमें बहुत सारे बेसेस होते हैं डीएनए में. डीएनए क्या चीज होती है कि इस तरीके से एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ये सारी चीज है. यानी इसमें क्या चीज होगी? जो डीएनए है इसमें एक राइबोस शुगर होगी. राइबोस शुगर का मतलब यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और इस कार्बन पर क्या होगा? CH2OH. यहाँ पर क्या होगा? CH2OH. और बाकी को अगर मैं बाकी की वैलेंसी फुलफिल करूं तो फिर क्या चीज होगी? यहाँ पर एक H होगा, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ H होगा, और यहाँ पर क्या होगा? OH. यहाँ क्या होगा? H. और यहाँ क्या होगा? ये है राइबोस शुगर. ये कौन सी शुगर है? जब इस तरीके से है तो इसको कहते हैं राइबोस शुगर. लेकिन अगर मैं इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दूं तो उसे क्या कहेंगे? डीऑक्सीराइबोस शुगर. जरा सुनिए इसको कैसे नंबरिंग करेंगे. 1 2 3 4 5. कभी कभी हमने वीडियो में 3 और 5 लिंक सुना है कि नहीं? 3 और 5 कि एक तरफ 3 एंड होता है, एक तरफ 5. अच्छा, इसका नाम क्या है? राइबोस शुगर. क्या इसमें 5 लोगों की चेन है? क्या इसमें 5 कार्बन है? बोलो 1 2 3 4 5. तो इसे पेंटोस शुगर भी कहते हैं क्योंकि 5 कार्बन है. तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ा बताओ? पेंटोस शुगर. लेकिन अगर मैं इसमें से एक को हटा दूं तो क्या होगा? अब ये देखो, यहां पर ऐसे C, और फिर इसके बाद क्या हो जाए? C, और ये देखो ये C, और इसके बाद ये C, और इस C पे क्या हो जाए? CH2OH. जरा इस बात की जांच करिए, ये H और OH है, और इसमें H और H रह जाए. बोलो ऑक्सीजन हट गई क्या? बोलो. तो अब ये क्या? डीऑक्सीराइबोस शुगर हो गई. बोलो. तो ये क्या बन गई? डीऑक्सीराइबोस शुगर. इतनी बात समझ में आ गई? डीऑक्सीराइबोस शुगर. नाउ वी विल सी. जब ये बात हो गई कि डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाउ अब हम देखेंगे कि इसमें एक फॉस्फेट लग जाए और दूसरा क्या लग जाए? ठीक है, बेस लग जाए. तो ये बन जाएगा ओके. एसिड क्यों लगा? अभी बता तो पूरा बता देता हूँ. थोड़ा सा एक बेसिक चीज इसके बारे में बता दें. ओके, तो ये चीज हो गई. डीऑक्सीराइबोस शुगर हमने बना दिया.
अब इसमें क्या चीज है, ये 1 है और ये क्या है और ये क्या है और ये 5 है। अगर मान लीजिए इसी में एक तरफ यहाँ ये है फास्फोरिक एसिड का, किसी को फार्मूला पता है, पहले भी 10th में पढ़ा है, एसिड इसे क्या कहते हैं, फास्फोरिक एसिड कहते हैं। यानी क्या इसे आप ये कहोगे, एक इसमें OH है, एक डबल बॉन्ड है, फिर एक और क्या होगा और फिर एक और क्या होगा OH, बोलो H3PO4 हो गया, यही चीज है बोलो। तो अगर मान लो इसके साथ यहाँ OH लग जाए और फिर ये P लग जाए और डबल बॉन्ड लग जाए और ये OH लग जाए और यहाँ पे क्या लग जाए, तो क्या ये H2O निकल जाएगा बोलो, और फिर इसका O के साथ लिंक हो जाएगा। तो बोलो इस शुगर के साथ क्या जुड़ गया, क्या फॉस्फेट, बोलो इस शुगर के साथ क्या जुड़ गया, फॉस्फेट, और ये 3 एंड पे जुड़ा, अब फिर 5 एंड पे फिर क्या होगा, दूसरा एक शुगर फॉस्फेट, फिर यहाँ पे क्या होगा, क्या फिर से शुगर नहीं जुड़ सकती, जरा फिर से देखो। तो नाउ वी विल सी कि डीएनए होता क्या है, कि उसकी कॉपिंग कैसे होती है। सो 2 चीज हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। नाउ जरा देखें, ओके ये देखिए, तो मैंने यहां पर एक बना दिया कि ये O है और फिर यहां पे ऐसे क्या किया, इसी तरीके से ये था कि नहीं पेंटोज ये, और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन के साथ क्या है एक C और फिर ऐसे कर दिया, बोलो यही है कि नहीं, और यहाँ पर क्या है, क्या CH2OH है, बोलो इसी का सिंबल हमने बनाया कि नहीं, ये कैसा सिंबल बनाया, और ये पेंटोज हो गया, और ये यहाँ पे क्या बनाया बताओ, CH2OH, क्या इसे 5 नंबर बोलोगे और इसे कितना बोलोगे, क्या इस पे OH था, अब इस OH के साथ अगर ये निकल गया तो नीचे क्या लगा बताओ, तो यहां पर एक O रह गया कि नहीं, और फिर ये P डबल बॉन्ड O और ये OH और नीचे क्या रहा, या फिर से OH है, लेकिन OH है और नीचे यही चीज फिर से उठा के जरा रखो, तो देखो मैंने फिर से यही चीज उठा के रख दी। अगर मैं फिर से उठा के ये रख देता हूं CH2OH, तो क्या ये OH फिर से नहीं भिड़ जाएंगे, बोलो देखो फिर क्या हुआ बताओ, 1 2 3, ठीक है, और इसमें क्या किया जाए 1 2 3, फिर यहां पर 4 और 5, फिर से देखिए, तो ये ऑक्सीजन और यहां पर ये, तो अब ये CH2OH है, यहां पर क्या है CH2OH, तो फिर से ये निकल जाएगा, तो फिर अब कैसा बॉन्ड बन जाएगा, बाकी जो यहाँ पर है ये OH है, ये OH है कि नहीं इस पे, तो इससे क्या पता चलता है, शुगर फॉस्फेट, और फिर से शुगर नहीं आ गई, और फिर से अब क्या आने वाला है इसके नीचे बताओ, तो फॉस्फेट। तो ये जो बैकबोन है वो किसकी बनी बताइए, क्या शुगर और फॉस्फेट की बनी, और उसके बाद बीच बीच में क्या लगेंगे, बेसेस लगेंगे, एडेनिन एंड गुआनिन, बोलो ठीक है बात की नहीं। तो अगर अब इसके नीचे आना है तो फिर से क्या आएगा बताओ, क्या ये फॉस्फेट आ जाएगा, चेक करो, तो ये डबल बॉन्ड हो, ये OH और ये OH, ये देखो ये H3PO4 है, तो ये बोलो ये हट गया है, तो इस तरीके से एक लॉन्ग चेन हो गई जिसमें ये क्या है शुगर, ये एंड कौन सा एंड है, क्या 5 एंड है बोलो, और ये जो नीचे वाला एंड है, तो अगर मान लीजिए इसके नीचे फिर से मैं एक शुगर लगा दूं तो नीचे 3 एंड होगा, चेक कर लो कि OH और लगा दिया CH2 वाला, और फिर वो क्या होगा सर CH2 को क्या कहते हैं, देख लो ये एंड कौन सा है, ये एंड कोई मुझे बता सकता है, ये कौन सा एंड है नीचे इसके, सर 3 है, और वो ऊपर वाला, 5, तो ये चीज है 3 एंड, तो ये बोलो शुगर हुआ, और शुगर के ऊपर क्या हुआ, अगर इसमें से ये निकल जाए
तो फिर ये O रह जाएगा कि नहीं, जैसे मैंने यहाँ बनाया ये हट गया और O के साथ इसका लिंक हुआ कि नहीं, इसी तरीके से ये हट गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, शुगर फॉस्फेट। और फिर क्या हुआ बताओ, ये शुगर और ये क्या हुआ, फॉस्फेट। और फिर क्या हुआ बताओ, ये क्या है, राइबोस शुगर है क्या, और डीऑक्सी है कि ऑक्सी है, ऑक्सी नहीं है। देखो अगर OH होता तो ऑक्सी होती, मैंने O हटा दिया तो डीऑक्सी हो गई। डीऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। समझ में आ गई बात की नहीं, तो ऑक्सीजन का हट जाना ही तो इसे डीऑक्सी बना रहा है। तो अब ये चीज बन गई और फिर उसके बाद 3 एंड 5 एंड हो गया। ओके, इज इट ओके? अब अगली बार क्या होगा, जस्ट एक इसका उल्टा एंड बनेगा, यानी अब नीचे की ओर ये रहेगा। जैसे हमने ये बनाया है तो इसमें क्या चीज हो जाएगी कि इस तरीके से, ये देखिए। सो नेक्स्ट एंड किस तरीके से रहेगा, ये देखो कि यहां पर O रहेगा और ये नाउ दिस इज 1 2 3 और 4 और फिर यहां पर क्या होगा, CH2 और OH होगा। ये ऐसे अब चलेगा। ये कौन सा एंड है बताओ नीचे, 5 एंड है और 5 एंड है और इस पे क्या OH लगा हुआ रहेगा। मैं OH ना लगाऊं, अगर इसके साथ में किसका कंजंक्शन कर दूं, फॉस्फेट का, यही है ना फॉस्फेट, तो बोलो। और फिर उसके बाद फिर OH रहेगा, यही चीज फिर से लगा दो, तो आप देख रहे हैं कि क्या चीज बन रही है। सो दिस इज उल्टा, एक सीधा चलेगा और एक कैसा चलेगा, उल्टा। तो फिर यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, ये चीज, यही चीज हमने कर दी और फिर इस पे भी OH। क्या ये चीज, ये देखो और ये देखो, इसको बस मैंने पलट दिया है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या क्या रहेगा बताओ, बेस रहेगा। बेस किस तरीके से रहेगा, मान लीजिए इस शुगर के साथ बेस अटैच रहेगा। तो इस शुगर के साथ अगर मान लो एडिनिन है तो एडिनिन के साथ क्या होगा, थाइमीन। तो इसके साथ, अब देखो मैंने बनाया ठीक नहीं है, लेकिन शुगर शुगर पे अटैच रहता है। यहाँ इसके सामने ये आना चाहिए, तो इसके साथ कौन अटैच रहेगा, मैं थोड़ा सा और ऊपर बना दूं क्योंकि ये अलाइन होने चाहिए ना, एडिनिन। तो यहाँ पे इसके साथ दूसरा कौन सा होगा, थाइमीन हो जाएगा। तो ये इन दोनों में एक लिंकेज हो जाएगा। और इसी तरीके से एक हमारे पास और है, ये दूसरे वाले में है। तो ये बताओ साइटोसिन। तो इसके बाद हमारे पास ज्यादा कलर नहीं है तो मैं ग्रीन कलर के साथ ही बना देता हूँ, या रेड कलर के साथ, लेकिन ये अलग ही कलर है। तो ये गुआनिन। तो समझ में आ गई बात की कैसे चलता है। ये इसका कौन सा एंड है, 5 एंड। ये कौन सा एंड है बताओ, 1 2 तो 3 एंड। तो 3 एंड किसके पास है, 5 एंड के पास, और 3 एंड के पास कौन सा है, और उन दोनों के बीच में क्या है, ये क्या कहलाएगा, बोलो शुगर फॉस्फेट। शुगर फॉस्फेट, ये तो वाटर निकल जाएगा ना इन सब में से। तो ये किसकी बैकबोन है बताओ, तो बैकबोन ये डीएनए की है, बैकबोन है शुगर और फॉस्फेट की। और बीच में जो इनके लिंकेज हैं, दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो लिंकेज है वो किसके हैं, बेसेस के हैं, जिसमें ACG, जिसमें क्या कहते हैं, ACG। ये बात समझ में आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये जो चल रहा है तो ये ऐसे माना जाएगा, एक एक को पढ़ना है सब, सिर्फ एक। इसको कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक के बाद C आया तो आप ये लिख लो AC, और फिर कभी कभी गुआनिन भी इस पे जुड़ सकता है क्योंकि सब एक ही जैसे हैं, ACGG AATCG ऐसे, इस तरीके से। और इस तरीके की बहुत लंबी चेन जिसमें 4-5 हजार तरीके के बेस हो, देन इट इज एबल टू मेक अ प्रोटीन। उस तब जाके कहेंगे ये 5000 लंबी सीढ़ी का पादान एक डीएनए का, वो एक प्रोटीन का, इतने में एक प्रोटीन का कोड रहता है। इतनी बात समझ में आ गई कि डीएनए क्या करता है, इट हैज ए कोड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या होता है बताओ, प्रोटीन हमारे अंदर 3 काम करता है। प्रोटीन हमारे अंदर स्ट्रक्चर देता है, क्या देता है कि हाथ पैर ये सब चीजें बनाता है। क्यों? क्योंकि जो सेल की वॉल, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो किसका बनता है,
प्रोटीन एंड लिपिड का बनता है। अच्छा, प्रोटीन हमारे देखो, 3 चीज सुनना फिर बताना। प्रोटीन पहले क्या देता है? स्ट्रक्चर। हमको क्या देता है? दूसरा, प्रोटीन हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। प्रोटीन एज ए स्ट्रक्चर, प्रोटीन एज ए हार्मोन। लड़की को लड़की बनाता है और लड़के को, हमारे बॉडी में वो हार्मोन, अगर हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया तो फिर आप कुछ भी करिए, समाज में आप ट्रांसजेंडर है, भीख मांगने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारा समाज अशिक्षित है, वो इतना नहीं समझता है कि ट्रांसजेंडर को भी जीने का अधिकार है। सो इसलिए प्रोटीन क्या करता है? इफ प्रोटीन बैलेंस इज देयर देन इट एक्ट्स एज ए हार्मोन। हार्मोन बहुत काम करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारा इंसुलिन है वो शुगर को तोड़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही काम करता है, हमें अच्छी ग्रोथ देता है, उंगलियों का क्या शेप है वो सब हार्मोन है। इस तरीके से हमारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ देते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं जो किडनी के ऊपर होते हैं, एड्रेनलिन, देयर आर वेरियस हार्मोन्स। पहली चीज बताई, स्ट्रक्चर देता है, दूसरा क्या देता है? हार्मोन हमारी बॉडी में सारी चीजों को बैलेंस रखता है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा तीसरा प्रोटीन एंजाइम, देखो 3 नाम बताएं, ठीक है। तीसरा क्या बताया? एंजाइम। अब जरा देखो, तो ये जो चीज मैंने बताई है ये क्या बताइए? बेस है, लेकिन ये कोड है। दिस इज कोड प्रेजेंट। ये किसमें प्रेजेंट है? ये डीएनए में प्रेजेंट है। सो दिस कोड इज प्रेजेंट इन डीएनए। ऐसी लंबी चेन है। अच्छा, आपको मालूम है कि डीएनए हमारी बॉडी में क्या क्या करता है? बोलो, डीएनए के कौन से 2 रोल हैं? करेक्ट। जैसा कि आपने बताया कि हमारी बॉडी में डीएनए के 2 रोल हैं, एक है रेप्लिकेशन और दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो वो जरा 2 चीज देख लें कि प्रतिलिपि और अनुलिपि, ये दोनों चीजें हम देखेंगे कि डीएनए में क्या क्या काम होते हैं। लेट अस सी कि ये देखो, डीएनए परफॉर्म्स 2 functions in body. पहला क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन, और दूसरा क्या है बताइए? कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? So during reproduction, DNA unwinds and produce exact copy of itself. This is called DNA replication, and one of its copy is handed over to offspring. बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? या फिर मदर खत्म ही हो जाती है, सिंगल सेल सब डिवाइड हो गया, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल चली गई, 2 डॉटर सेल आ गई। ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसमिशन? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डीएनए, तो जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं वो डबल स्ट्रैंड क्या होगा? अनवाइंड हो जाएंगे। डीएनए डबल स्ट्रैंड अनवाइंड, और फिर क्या होगा बताओ? अनवाइंड एंड प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल कॉपी। किसकी? ऑफ पेरेंट डीएनए। बताइए, डीएनए भी तो एक पेरेंट डीएनए है, बताओ। पेरेंट डीएनए, ठीक है। एंड 1 इज हैंडेड ओवर टू, ये चीज होती है। दिस इज द बेसिक फंक्शन, एंड इन दिस वे जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड टू ऑफस्प्रिंग। जब 2 कॉपी बन गई तो सेल डिवाइड हो गया। नाउ सेल इज रेडी टू सब डिवाइड, ठीक है। नाउ जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा? डबल्स। क्यों ऐसा होगा? जब ये टूटेगा तो बहुत सारे एडेनिन गुआनिन वहां तैर रहे हैं, वो खट खट जुड़ते जाएंगे। वहां बहुत सारे शुगर भी तैर रहे हैं, राइबोस शुगर, वहां बहुत सारे फॉस्फेट भी तैर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम कर रहा है उसी फॉस्फेट से, कहता है मुझे एटीपी बनाना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना है। फॉस्फेट की कोई कमी नहीं है,
कोई फॉस्फेट से वो बना रहा है, कोई एनर्जी बना रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, बैकबोन बना रहा है। तो सेल में तो फॉस्फेट ही फॉस्फेट है। तो ये क्या कर रहा है बताइए? नाउ जेनेटिक मटेरियल डबल्स एंड सेल क्या होगा? इज रेडी टू सब डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल सेल। बेसिक चीज तो यही होती है ना, सेल का फिजन ही तो सबसे बेसिक है। एंड सेल सब डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल सेल्स, जो कि क्या कहलाते हैं बताइए? डॉटर सेल। ये चीज है। दिस ऑल हैपेंस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किसमें होता है? दिस हैपेंस। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही लिखना। दिस हैपेंस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ठीक है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास एक से जब हो जाए, या बैक्टीरिया से हो जाए, या किसी से भी हो जाए, एक हो और वही सेल सब डिवाइड हो। हाँ, तो एसेक्सुअली तो लिखा है। सेक्सुअल में आप बता रहे थे कि वन पेरेंट होते हैं। क्या सर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बता रहे थे वन पेरेंट। ये सेक्सुअल लिखा है, सेक्सुअल में बना है। सर अभी आप जब बोल रहे थे तब आपने अच्छा तो सर सेकंड लाइन में जो वर्ड लिखा है ना वो स्टैंड एंड वाइड, मतलब क्या? डीएनए रेप्लिकेशन में सेकंड लाइन में जो वर्ड लिखा है स्टैंड एंड वाइड, डबल स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनवाइंड हो जाते हैं। पहले डबल स्ट्रैंड अनवाइंड होते हैं और फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं? सेपरेट भी हो जाते हैं। एंड गेट सेपरेटेड, अलग अलग भी हो जाएंगे। क्या बोलो? सेपरेट भी हो जाएंगे। तो हमने बताया था पॉलीमरेज और स्ट्रिपेज ऐसे ऐसे करके उसको तोड़ देते हैं, नहीं दिखाया था वीडियो में? इसको अलग अलग कर देते हैं। हाँ बोलिए सर। ये डीएनए में CH2 क्या है? डीएनए में क्या होता है कि CH2H इसका एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो शुगर में अल्कोहल का एक ग्रुप है, CH2H अलग अलग है बाकी में, और दूसरे एल्डिहाइड है, और बाकी एक इसमें क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बाकी सारे एल्डिहाइड। अब देखो, दिस हैपेंस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। इसमें क्या होगा? इन विच वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। इट हैपेंस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये किसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बताइए। इट हैपेंस इन यूनिसेल्युलर, जो सिर्फ एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म, उनका पूरा ऑर्गेनिज्म ही एक सेल का है। ऑर्गेनिज्म तो प्लांट्स में भी तो होता है। प्लांट्स है, प्लांट्स मल्टीसेल्युलर है। अब उसमें क्या होगा कि उसमें अलग अलग तरीके से वो सारे मोड हम देखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर सब देखेंगे। लेकिन जो सिंगल सेल के हैं कौन कौन से बताओ? सबसे प्रिमिटिव कौन है? बैक्टीरिया। भाई आप ये देख लीजिए कि कई चीजें हैं जो ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं। ऑर्गेनिज्म किस तरीके के बताइए? एक जिनमें अभी ठीक तरीके से न्यूक्लियस बना ही नहीं है, बस डीएनए के धागे घूम रहे हैं, उसके ऊपर उसकी मेम्ब्रेन भी नहीं है। देखा था ना प्रोकैरियोटिक सेल। तो पहला क्या बताइए ऑर्गेनिज्म? प्रोकैरियोटिक। और दूसरा कौन सा है? यूकैरियोटिक। कैरियन का मतलब क्या होता है बताइए? क्या न्यूक्लियस? कैरियन का क्या मतलब है? और प्रोकैरियोटिक का मतलब है क्या? बिफोर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से बनने से पहले वाले सेल जिनमें अभी न्यूक्लियस पूरी तरीके से डिफाइन नहीं हुआ है, तो उस तरीके के सेल को क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। तो ये चीज है। तो इसमें अभी बस एक मटेरियल भरा हुआ है, ये तो इसमें क्या है कि बस ये डीएनए भरा हुआ है, इसका कोई डिफाइन नहीं है। ना कहीं इसमें आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ना लाइसोसोम दिख रहा है, ना गाल्गी एपेटस कुछ दिख रहा है। सिर्फ एक फ्लैजेला दिख रहा है और डीएनए दिख रहा है। क्या दिख रहा है? और राइबोसोम में छोटे छोटे दाने, राइबोसोम का पर्पल होता है। क्या समझ में आया? तो प्रोकैरियोटिक का मतलब बिफोर न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस बना नहीं है, उनमें जेनेटिक मटेरियल तो अवश्य है, लेकिन उनमें अभी नाभिक का निर्माण नहीं हुआ है।
सो दिस इज प्रोकैरियोटिक। सिर्फ क्या है, डीएनए है, और जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं वो राइबोसोम है क्या? ये देखो, ये बिफोर है। ये सिर्फ इसमें कौन आता है? क्या इसमें इस 5 किंगडम जानते हो? एक किंगडम है मोनेरा। एक किंगडम कौन सा बताइए? पहला किंगडम है मोनेरा। मोनेरा का दूसरा नाम क्या है? बैक्टीरिया। इसके एग्जांपल्स क्या है? तो तरह तरीके के बैक्टीरिया है, वो सब इसी में आते हैं। और दूसरा कौन सा बताइए? यूकैरियोटिक। यू का मतलब क्या होता है? आफ्टर न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, हर चीज बन गई है। ये देखो जरा, हर चीज तैयार है इसमें। ये देखिए, सो दिस इज, यहां पर अब हम देखेंगे ये मल्टी सेलुलर है। तो कुछ चीजें देखें नाउ। एक मिनट, कोई सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोटिक? अभी बता रहा हूं, थोड़ा सा बताना पड़ेगा फिर। सेल स्ट्रक्चर, इस चीज को ध्यान से देखिए। पढ़ाई में थ्रूपुट बनने का मैसेज बायजूस क्लासेस, द फ्यूचर ऑफ ट्यूशन। हाँ, अब देखो, Smallest living units of an organism. All cells have 3 things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the Cell inside में of cell the cell membrane from its होता है, environment. उसके अंदर सब चीज है। Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and देखो, सेल में क्या चीज है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। व्हाट इज इट? यहाँ पे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये चारों तरफ क्या है न्यूक्लियस के? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें क्या कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक है और कुछ स्मूथ है? रफ पे कौन बैठा हुआ है? राइबोसोम। किस कलर के होते हैं? येलो कलर के। क्या इसमें आपको बैठे हुए दिख रहे हैं? न्यूक्लियस के चारों, न्यूक्लियस के चारों ऐसे कुछ है जिसमें येलो कलर के राइबोसोम बैठे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बीच में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है पार्ट में साइड में, ये रेटिक्यूल है, ये दिख रहा है आपको? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, रेटिकुलम का मतलब जाल, और उस पे जिस पे बैठा है येलो कलर का उसे क्या कहेंगे? राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये इसका क्या काम है? ऐसा उसमें भी दिख रहा है, ठीक है। और ये इसमें रेड कलर का क्या दिख रहा है आगे? माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है रेड कलर के, ये छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी बनाना। ये येलो राइबोसोम है जो किस पर बैठे हुए हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बैठे हुए, येलो कलर का ये, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बोलो, बात समझ में आ गई? और न्यूक्लियस के चारों है। अब आगे देखो, यहाँ पर ये बात क्या दिखाई गई है? which is the cell's genetic material. ये यहाँ पर है एंडोप्लाज्मिक There रेटिकुलम। are 2 broad categories ये of दोनों cells. क्या हैं? वो यूकैरियोटिक सेल और वो प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या इसमें कुछ भी है सेल ऑर्गेनल? इसके अंदर क्या चीज पाई जाएगी? राइबोसोम। राइबोसोम जरूरी है, नहीं तो प्रोटीन कैसे बनेगा? अब प्रोटीन के 3 काम क्या क्या बताए, बोलो? सर स्ट्रक्चर, हाँ, हार्मोन और सर वो प्रोटीन एंजाइम। एंजाइम का काम है सब चीजों को डाइजेस्ट करना। आपका खाना कौन डाइजेस्ट करता है? लाइपेज, जाइमेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब एंजाइम है। एंजाइम ही नहीं होगा तो खाना डाइजेस्ट कर पाओगी? तो 3 काम प्रोटीन के, एक स्ट्रक्चर देना, एक हार्मोन देना, जेंडर देना, तीसरा क्या है? तो 3 तरीके के प्रोटीन होते हैं और हमारे शरीर में 2000 तरीके के प्रोटीन हैं। वो यही 3 काम किया करते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई?
अब जरा देखिए, ये है, इसमें सब तरीके के सेल ऑर्गेनल है, 12 तरीके के सेल ऑर्गेनल्स हैं। सेलुलर मेम्ब्रेन है। सेलुलर मेम्ब्रेन किसकी होती है? क्या प्रोटीन और फैट ऑयल की बनी होती है? सेलुलर मेम्ब्रेन किसकी बनी बताओ? सब चीजें याद रखिए, फिर पूछेंगे तो बता, ये सब पूरा चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रोटीन की बनी है और किसकी है? फैट का दूसरा नाम लिपिड है या ऑयल है? दोनों इसके नाम है। अभी ये इसमें बता देगा, ठीक है। तो इसकी बनी तो स्ट्रक्चर दे रही है कि नहीं, सेल को एक शेप दे रही है कि नहीं? अच्छा, ये प्रोकैरियोटिक और ये कैसी है? यूकैरियोटिक। इसमें कौन कौन आएगा? क्या बैक्टीरिया आएगा? क्या ये किंगडम मोनेरा है? और ये जो है किंगडम प्रोटिस्टा है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, उसे क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन आएगा? अमीबा, पैरामीशियम, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, क्लेमाइडोमोनास आ जाएगा, ठीक है, यूग्लिना आ जाएगा। यानी वेल डिफाइंड है तो 4 हैं। कौन कौन से 4 बताए? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास, चारों को ये भी बताएगा और उनका सेल डिवीजन भी दिखाएगा। ओके, लेट अस सी। सो अब देखो कि आगे का देखें। Or is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as ये those found in mitochondria है। plants and animals. सर रेड वाले हाँ, जो एनर्जी The बनाता है। second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. सिर्फ They फ्लोट कर do रहा है have DNA। genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as इसमें एक bacteria. क्रोमोसोम होता है। ये सब बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया लिखा था। So, what are Okay. organelles? Organelle means जैसे little- बॉडी में ऑर्गन होते हैं, वैसे सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। वो छोटी चीज है तो ऑर्गन नहीं होंगे, उसके अंदर क्या होंगे? जो उसको पूरा काम करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो सेल एक शहर है, जिसपे 3 घंटे का वीडियो देखोगे, अरे कहोगे इसमें तो मोटर गाड़ी चल रही, इतनी बड़ी, इतना ज्यादा विस्तार है। आपको अगर सेल दिखाया जाए अंदर से और माइक्रोस्कोपिक, तो लगेगा कि न जाने कितनी फैक्ट्रियां चल रही। इट इज नॉट सो सिंपल। MSc तक सेल पढ़ाया जाएगा आपको। तो अभी आपको सेल की बहुत प्रिमिटिव चीजें बताई जा रही हैं। तो सेल के ये ऑर्गन्स हैं। सेल के क्या चीजें हैं? ऑर्गन्स। जरा देखें कौन कौन से हैं। Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start सब with अपना the अपना काम nucleus, करते हैं। the control center of the न्यूक्लियस cell. देखो, इससे घिरा हुआ है, चारों तरफ घिरा है, लेकिन थोड़ा हटा के दिखाया। न्यूक्लियोपोर, जिससे अंदर गए न्यूक्लियोपोर, ये DNA है। dictates what the cell is going to do and how it's going to do ये it. क्रोमैटिन है, Chromatin is एंटेंगल्ड the है। tangled, spread out form of DNA found Condense हो जाए। inside the nuclear membrane. क्रोमोसोम ये न्यूक्लियस का When a मेम्ब्रेन, cell is इसलिए ready इसे to न्यूक्लियर divide, मेम्ब्रेन कहा गया। देखा, DNA न्यूक्लियर condenses into मेम्ब्रेन। structures known as chromosomes. क्या इसमें बताओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में? No, sir. न्यूक्लियस बना ही नहीं होता, वो तो तैरा करता है फ्रीली। तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ क्या होता है? साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा, एक तरीके का लिक्विड जिसमें क्या तैर रहा है? जेनेटिक मटेरियल। तो साइटोप्लाज्म बस वो फ्लोट कर रहा है और राइबोसोम है। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है। और ये जो बाहर निकले हुए ये पाइलस हैं। सर क्या है? पाइलस, जिनके द्वारा ये लोकोमोशन करता है। ये इसकी फ्लैजिला है, जिससे पकड़ के खाना खा लेता है। प्लांट में भी ये होता है। समझ में आई बात? ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। The ये क्या nucleus है? also contains a nucleolus. ये देखो, ये बड़ी बात है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस का क्या काम है? करेक्ट, राइबोसोम बनाना। इसी से राइबोसोम बनेगा। राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम कहाँ बैठा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठा है, वहीं प्रोटीन बनाएगा। ठीक है। और कोड किससे लेके जाएगा? डीएनए से कोड ले जाएगा, वहां से वो हम बताएंगे कैसे कोड ले जाएगा। लेकिन राइबोसोम का काम क्या है बताओ? प्रोटीन बनाना। अब जरा देखो न्यूक्लियोलस, देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया गया? न्यूक्लियोलस। ये देखो Structure where ribosomes क्या are. निकल रहा है इसमें? कहाँ जाके बैठेगा? After ribosomes leave the nucleus, कि कहाँ they बैठ will गया have the जाके? important job of synthesizing or making proteins. अब उसे रफ कर दिया, बैठ गया तो रफ नहीं हो गया?
और जिस पे नहीं बैठा क्या वो स्मूथ है। ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, ऐसे which तैरना is भी the करते हैं। jelly-like substance. ये देखो Ribosomes may wander freely within the cytoplasm जो स्मूथ है उसमें क्या or बनता है? attach to the endo. ये सही बता रहे हैं। जो स्मूथ है उसमें फैट बनेगा और ऑयल बनेगा, और जो रफ है उसमें क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। जरा आगे देखें। Plasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two देखो, types of ER. ये स्मूथ है Rough और ये ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have तो ribosomes इस पे attached to it. ऑयल, उस पे प्रोटीन। आगे देखो The ये क्या है? endoplasmic reticulum is a भाई ये सही बता रहे हैं। जैसा कि बताया प्रवीण ने कि ये जो चीज है दैट इज ये राइबोसोम ने बनाई है, और यही तो प्रोटीन है। तो होता किसके अंदर? ये राइबोसोम क्या कर रहा है? राइबोसोम है ना, उस पे बैठा और उसमें अमीनो एसिड आते हैं और प्रोटीन बन बन के निकल, जैसे बहुत सारी मोतियां डाल दो और माला बन के निकल जाए किसी फैक्ट्री से। तो राइबोसोम में अमीनो एसिड से क्या बनता है बताओ? प्रोटीन बनता है कि नहीं? पॉली अमीनो एसिड का नाम क्या प्रोटीन है? यही तो होता है कि नहीं? तो इस तरीके से किससे बनता है प्रोटीन? अमीनो, फिर भी सुनते भी जाइए, बोलने में ठीक है, आता है आपको, मतलब समझ में आया? अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन। तो राइबोसोम एक ऐसी यूनिट है कि उसमें मोतियां डालो और क्या निकली? माला। क्या प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक फंक्शनल यूनिट है, वो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर का भी काम कर सकता है, हार्मोन का भी काम कर सकता है, या फिर एंजाइम का भी काम कर सकता है, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, जाइमेज, अमाइलेज, ये सब ये काम कर सकता है। तो ये क्या चीजें दिख रही हैं आपको बताओ? ये प्रोटीन है। अब आगे देखिए, brain enclosed ये सब बन बन के आ रहा है transformed एंडोप्लाज्मिक materials, such as proteins synthesized by ribosomes. ये देखो बहुत सारे अमीनो एसिड मिल गए, Proteins अब ये निकल गया and other materials emerge from एंडोप्लाज्मिक the रेटिकुलम से बाहर endoplasmic निकल गया reticulum in small अलग अलग बैग में, vesicles, वेसिकल्स यानी बैग। where अब ये the किसके पास जा रहा है? apparatus, sometimes called the भाई Golgi गाल्जी body, ऑपरेटस क्या होता है? सर वो ट्रांसपोर्ट करता receives है। तो them. गाल्जी ऑपरेटस क्या करता है? यहाँ पे जा रहा है ना, और इसके अंदर चला जा रहा है, ये इसकी पैकेजिंग करेगा। जैसे कुछ ऐसी एजेंसी होती है ना, ई कार्ड, सामान आया उसको पैक करा, रख लिया, डिस्पैच किया, जिसको चाहिए उसको दिया। ये नहीं कि किसी को भी प्रोटीन दे रहा है, जिसको प्रोटीन चाहिए प्रोटीन दिया, जिसको लिपिड चाहिए लिपिड दिया। तो ये लॉजिस्टिक सेक्शन है। लॉजिस्टिक सेक्शन का मतलब है उपस्कर अनुभाग, जिसमें चीजों की पैकेजिंग होती है, स्टोरिंग होती है, और किसी की आवश्यकता पड़ने पर उसकी क्या डिलीवरी भी होती है। तो ये एक ई कार्ड सिस्टम है, और ये सारा सामान कहाँ से लेता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किन दो चीजों का निर्माण होता है? बताते ही नहीं हो, बोलो। फैट एंड प्रोटीन। फैट एंड प्रोटीन का निर्माण होता है, और इनकी पैकेजिंग कहाँ होती है? गोल्जी ऑपरेटर। गोल्जी ऑपरेटस में। अब ये देखो, ये मल्टी लेयर्ड है। As proteins move through the Golgi body, they're अब ये प्रोटीन customized मुड़ in the जाते हैं forms that the cell ऐसे, contains. तो इसको कहते हैं प्राइमरी फोल्डिंग। The Golgi body does ऐसे। this by अब folding the functional बना है। proteins into usable shapes, इस पे ये कौन जुड़ रहा है? क्या adding लिपिड? other materials onto them, such ये as जाएंगे lipids. कहाँ पे? प्रोटीन और लिपिड। क्या सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन पे प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है ना? Vacuoles are sac-like structures that अब ये store देखो, different materials. प्लांट है तो प्लांट में एक बहुत बड़ा क्या होता है? The central वैक्यूल्स। vacuole वो क्या stores काम water. करेगा? वाटर स्टोरेज ये सब करेगा, ठीक है। और ये Going क्या हो back गया? to the animal cell, you will see an organelle. लाइसोसोम क्या करता है? सुसाइडल बैग है, Lysosomes are the garbage तो collectors. ये They're बस्ट हो जाएगा और अपना काम करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? मेनली हमें आपको बताना था कि जो दो चीजें बतानी थी। एक तो हमने आपको ये बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, क्योंकि हमें उसका रिप्रोडक्शन बताना है। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि इसमें कोई भी ऑर्गेनल नहीं। बोलो, ये बात समझ में आ गई? और थोड़ा थोड़ा आपको ये भी समझ में आ गया कि जो यूकैरियोटिक सेल उसमें बहुत कुछ होता है। लाइसोसोम में जैसे सुसाइड बैग है, जो फट जाए तो क्या करेगा? ये किसी को खा लेगा। बाहर से कोई अगर फॉरेन मटेरियल आ रहा है तो पैथोजन उसको खा जाएगा। इसके अलावा अगर सेल गड़बड़ कर रही है तो उसको पूरी सेल को भी एनगल्फ कर लेगा। ये समझ में आया बात कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एनर्जी बनाएगा। गोल्जी ऑपरेटस बताया, इसके अलावा ये सब बताया। तो आपको दो चीजें बताई हमें। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है वो किन दो चीजों के अंदर पढ़ना है?
और यूकैरियोटिक। बताओ यूकैरियोटिक के कौन से दो पार्ट हैं? सर यूनिसेल्युलर यूनिसेलुलर और अच्छा, यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में सेकंड किंगडम क्या आएगा? प्रोटिस्टा के अंतर्गत किसे पढ़ेंगे? ये ठीक कह रहे हैं, अमीबा और पैरामीशियम, मेनियम, इन्हीं दोनों पे पढ़ेंगे ये कैसे काम करते। समझ आई बात कि नहीं? ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब मल्टी सेलुलर पे आ जाइए कि मल्टी सेलुलर कैसे काम करता है। Now, ओके, तो हमने देखा यूकैरियोटिक में कौन कौन से दो थे। पहले एक ऑर्गेनिज्म देखा और उसमें प्रोकैरियोटिक देखा, फिर यूकैरियोटिक देखा, और यूकैरियोटिक में किसे देखा? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। कुछ ऐसे भी मल्टी सेलुलर होते हैं जिनमें क्या होती है? सेल वॉल, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें नो सेल वॉल। जैसे देखो, अगर खीरा है, खीरे को ऐसे तोड़ो, खट से टूट जाएगा, सेल वॉल है। और ये देखो टूट रहा है कुछ, क्या मोड़ रहे, कुछ टूट रहा है। तो हम लोगों में सेल वॉल नहीं है, तो एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है क्योंकि कुछ टूटता नहीं। खीरे को या पत्ते को तोड़ो टूट जाएगा। तो ये इसकी क्या है? ये इसकी सेल वॉल है। सेलुलर मेम्ब्रेन अलग है, लेकिन ये क्या है? सेल वॉल। ये क्या इसके चारों तरफ देख रहे हैं? तो एक ऐसे करके इसके चारों तरफ क्या है? एक सेल है, फिर इसके बगल में दूसरा सेल, फिर तीसरा। उनके बीच में सेपरेशन किसका है? सेल वॉल का। तो अलग अलग वॉल के बीच में ये है। मजाल है कि आप 2 बाल्टी पानी डाल दो तो 2 बाल्टी प्लांट ले ले, नहीं, सेल वॉल रोकेगी। क्यों ज्यादा पानी ले रहे हो? अभी फट जाओगे। तो कौन रोकता है बताओ? हम तो डाल लेंगे, बारिश तो हो जाएगी। हु इज देयर विच मेक्स इट टर्जर एंड प्रिवेंट इट टू टेक एक्सेस वाटर? वो इसको कौन रोकेगा? सेल वॉल। तो सेल वॉल प्रिवेंट करती है, उसको फटने नहीं देती। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से बोलो, जिनमें सेल वॉल है उनमें 2 डिवीजन है। कौन से 2 डिवीजन है बताइए? एक वो है जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना सकता है, और दूसरा क्या है कि हाँ, ये बात सही है कि एक ऐसा है कि कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, उनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है। और दूसरे कौन से हैं? कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यानी ये जो होते हैं ये ऑटोट्रोपिक हैं, खाना बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते हैं। हीटोट्रोपिक है, खाना नहीं बना सकते हैं। अच्छा, ये जो पहला हमने बताया था, क्या उसे मोनेरा समझते हैं आप? और उसमें बैक्टीरिया है। तो हम बैक्टीरिया का सेल डिवीजन देखेंगे अभी। हाँ, रिप्रोडक्शन। सर वो आपने बताया था कीमोट्रोपिक, वो उसी में नहीं, कीमोट्रोपिक इन सब में नहीं आएगा। तो ये फंगी आएगा। जो कभी कभी आप मशरूम खाते हो, वो ये है। पिचर प्लांट भी, ये पिचर प्लांट अलग, प्लांट का अलग है। ये देखो, यूनिसेलुलर को क्या है बताओ? प्रोटिस्टा में किसे पढ़ोगे? अमीबा, बहुत अच्छा है, अमीबा पैरामीशियम। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, हम फंगी का भी रिप्रोडक्शन देखेंगे और उनमें एसेक्सुअल देखेंगे। इसमें एसेक्सुअल, इसमें एसेक्सुअल, और इसमें देखेंगे इसकी सेल वॉल किसकी होती है? इसकी सेल वॉल जो भी होती है, इसकी सेल वॉल बता सकते हो किसकी है? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं लिख भी दूं जिससे याद रहे। सेलुलोज बोला ना, अच्छा बताया, क्योंकि प्लांट के तो सेलुलोज की होती है, सभी पता है।
तो सेल वॉल, क्योंकि सेलुलर मेम्ब्रेन अलग है और सेल वॉल अलग है, दोनों को समझ रहे हो? ये है सेलुलर मेम्ब्रेन, ये क्या है बताओ? दिस इज सेलुलर मेम्ब्रेन और सेलुलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? सेल वॉल। सो दिस इज, अब हम देखें तो तीसरी चीज क्या है बताइए? क्या इनमें सेल वॉल होती है? अब तो सेल वॉल किसकी होती है? ये ठीक कह रहे हैं, सेल वॉल ऑफ काइटिन। कैसे इन्होंने बताया? ठीक है, तो ईशान ने बताई ये बात। तो सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स शुगर। ये काइटिन क्या होती है और इनका नाम क्या है? फंगी। क्या इसमें हम ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन क्या आपके बुक में ईस्ट दिया हुआ है? तो जब ये पढ़ोगे ईस्ट तो ये सब लिखना पड़ेगा कि ये ऐसे हैं, इसमें आते हैं, इसमें आते हैं, ये वो है। और इसका किंगडम क्या है बताओ? फंगी। These are coming in fungi। बोलो समझ में आ गई बात ना? अच्छा, चौथी चीज है, इनकी सेल वॉल किसकी बताई है आपने प्रांजल? ये ठीक बता रहे हैं, जैसे कि सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। कभी देखा है प्योर सेलुलोज? कॉटन 99.9%। जो कॉटन है, जो कॉटन के कपड़े पहनते हैं वो सेलुलोज है, जबकि ये 98% है। ये लकड़ी जितनी भी है ये 99 नहीं है। और जो घास खाते हो 98%, खीरा भी 98%, जो रफे जितनी सलाद हम खाते हैं 98% सेलुलोज। अब देखो, सेल वॉल सेलुलोज की होती तो चौथा किंगडम क्या हो गया? प्लांटे। तो प्लांटे को हम पढ़ेंगे, समझ में आई बात कि नहीं? तो प्लांट में सेल वॉल होती है। क्या मशरूम भी खट से टूट जाती है? इससे पता चलता है कि उसमें सेल वॉल है। और फिफ्थ किसे पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम। तो ये एनिमेलिया, क्या ये हेटेरोट्रोपिक है और मल्टी सेलुलर भी है क्या? तो बोलो, प्लांट्स मल्टी सेलुलर है कि एनिमल? दोनों। फंगी मल्टी सेलुलर है कि एनिमल? फंगी में कौन ऐसा है जो यूनिसेलुलर है? खमीर। ईस्ट दैट इज यूनिसेलुलर। इसको हम आपको दिखा देंगे कि ईस्ट इज यूनिसेलुलर। हमारे पास रखा भी हुआ है, इसको खोल के दिखा देंगे कि सिर्फ ये एक ऐसा फंगी है जो कि यूनिसेलुलर है, जिसको कि हम लोग क्या इडली पेस्ट या डोसा पेस्ट में डालते हैं। इट इज यूनिसेलुलर। इसकी स्मेल से भी पता चल जाता है, ठीक है कि नहीं? तो ये हम दिखा देंगे अभी। और बिना पैकेट को आप इधर उधर के बस ऐसे देखो, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है पीछे पास। इतनी बात समझ में आ गई? तो 5 तरीके के किंगडम आपको समझ में आ गए कि कौन कौन से हैं, ठीक है? अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन समझ में आ गया क्या होता है? कि अपनी कॉपी को वो क्या करता है बताइए? अपनी कॉपी को वो बीच से क्या कर देता है? डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड बना लेता है। और दोनों में क्या उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस जुड़ते चले जाते हैं, एडेनिन के साथ थाइमिन और साइटोसिन के साथ ग्वासिन। तो क्या दोनों नहीं बन जाएगा? अब पीछे पीछे उसकी बैकबोन शुगर और फॉस्फेट की भी जुड़ती चली जाती है, तो दोनों बन गए। लेकिन मुख्य बात है फिर ट्रांसक्रिप्शन क्या है? अब जरा देखिए, सेकंड बात क्या है? डीएनए का एक ही काम नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन से क्या होगा? क्या रिप्रोडक्शन हो जाएगा? यस सर। और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन सर उससे जीन चली जाएंगे। देखिए, ये बहुत बेसिक चीज आपको बता रहा हूँ, इससे आपकी बायो बहुत अच्छी हो जाएगी जो बायो स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। अदरवाइज इतना तो जानना ही चाहिए। फिर भी आप देखिए, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, तो कुछ चीजें हमें माइक्रोमॉलिक्यूल के बारे में जानना चाहिए। ये देखो, अगर मान लीजिए ये सिंगल लाइन है, डबल स्ट्रैंड ना हो, शुगर फॉस्फेट और शुगर ऐसे डबल ना हो, और इसमें बीच बीच में कहीं कहीं एडेनिन जुड़ा हो, गुआनिन जुड़ा हो, साइटोसिन, ये ऐसा, ठीक है? और बीच में कहीं कहीं यूरासिल जुड़ा हो, मतलब इसमें थाइमिन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? एक नया बेस होता है जिसका पूरा नाम क्या है बताइए? यूरासिल। और ये 3 रहेंगे, थाइमिन नहीं रहेंगे। बोलो सही है बात? इस चीज को कहते हैं आरएनए। आरएनए का भी नाम सुना है? है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड। बोलो आरएनए समझ में आया कि नहीं? आरएनए का दूसरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इसमें भी राइबोस शुगर होती होगी और उसमें OH होता होगा? जरूर, क्योंकि डीऑक्सी नहीं लगा हुआ है, जरूर वहां OH होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो मैं डीऑक्सी ना लगा देता। तो राइबो न्यूक्लिक
एसिड। अब अच्छा ये बात समझ में आ गई, ये आरएनए है। सर हाँ, सर जब बेसल जो है तो एसिड क्यों होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड इस तरीके से है क्योंकि इसमें जो फॉस्फेट है वो फॉस्फोरिक एसिड है, उसके जितने भी H हैं वो हट जाते हैं। ज्यादातर आपको O- दिखाया जाएगा जब भी वो बेस बनता है ना, तो हमारे पास भी जो बायो की बुक खुली थी तो उसमें वो नहीं दिखा रहा है H, वो क्या दिखा रहा है O-। जरा चेक तो करो, क्या इसमें ये माइनस दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है, तो क्या H हट चुका है? समझ में आ रही बात? तो ये O- तो फॉस्फोरिक एसिड समझ में आया कि नहीं? उसी के तो H निकलते हैं, तभी तो इसका नाम पड़ गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा अब जरा देखो, इतनी बातों की देख लिया ना, हो गया ना? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, इसको देखो, ये क्या है? तेरे खमीर है ना? हाँ ये देखो, अब इधर देखिए, हो गया। ये देखो, इसके अंदर कौन है? डीएनए। आरएनए के 3 टाइप कौन कौन से हैं बताओ? क्या एमआरएनए, बोलो, टीआरएनए, आरआरएनए, बोलो, यस सर, आरआरएनए। तो इस डीएनए की सेक्रेटरी कौन है बताओ? ये ठीक कह रहे हैं, दैट इज एमआरएनए। एमआरएनए ये ऐसा है, आरएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंड है तो आरएनए है, और डबल स्ट्रैंड है तो डीएनए। तो एमआरएनए, अगर मान लो बाहर से एक पैथोजन आ गया, इसके अंदर घुस गया, मैसेंजर आरएनए खट से न्यूक्लियोपोर के अंदर जाएगा, कहेगा कि डीएनए को चुगली कर देगा कि बाहर से एक पैथोजन आया है, एक फॉरेन मटेरियल है, ऐसा ऐसा दिखता है, कहेगा शांत रहो, 20 साल पहले भी ऐसा आया था और हमने एक ऐसा प्रोटीन बनाया था कि खट से उसको मार दिया था। तो मैसेंजर आरएनए को समझ में बता दिया, मैसेंजर आरएनए का काम खत्म, उसने बता दिया कि बाहर से फॉरेन मटेरियल आया, और किसको जाके बताया बताओ? सेक्रेटरी का यही तो काम होता है। तो उसने कहा कि टीआरएनए से ट्रांसफर आरएनए, तुम मेरे पास अब आओ और जाओ मेरे चौथे क्रोम के 1000वें जीन में चले जाओ, मैं उसको खोल देता हूं और उसकी एक जो लड़ी है तुम उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बना लो, उसके खटखट खटखट बेस बना लो, और वो ले जा करके तुम बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम बैठे हुए हैं उनको जाके दे आओ। क्या कहेगा? वो एक ऐसी प्रोटीन बनाएंगे कि वो उसे किल कर देगी। फिर से बताएगा? सर अगर कोई नया फिर से समझो, एक आया तो मैसेंजर आरएनए ने क्या बताया? हमारे अंदर कभी भी अगर एक बार भी आपने वैक्सीन ले ली ना, अब 20 साल बाद भी कोरोना आएगा तो डीएनए बोलेगा शांत रहो, हमने पहले बार एक बार ऐसा सिस्टम आया था, आपके में वही इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, छोटे छोटे डाल दिए कि जिससे हमारी बॉडी लड़ ले। तो जो थोड़ा बहुत डाला गया है उससे आपकी बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएंगे कि वो उससे लड़ लेंगे, और कभी अगर वो फुल फोर्स के साथ आएगा तो क्या आपके डीएनए को ये बात मालूम हो जाएगी कि उसने इसी आकार प्रकार के कोरोना वायरस से किस प्रकार लड़ाई की कि भाई यही तो दुनिया है, चाहे अमेरिकन हो चाहे यही तो कोरोना वायरस है। तो वो जान जाएगा कि इससे इसने कैसे लड़ा था, और इसकी कोडिंग वो संरक्षित रख लेगा कि कैसे। समझ में आई बात कि नहीं? एमआरएनए बताया तो टीआरएनए को बुलाएगा और कहेगा कि आप क्या करिए, मैं अपना एक एंड खोल देता हूं, नाउ आई विल ओपन वन ऑफ माई एंड। बोलो बात समझ में आ गई? नाउ देखिए, ओके सो अगर उसने अपना एक एंड खोल दिया, चौथे क्रोमोसोम का 1000वां जीन खोल दिया, तो क्या उससे वो प्रोटीन का कोड नहीं लेगा? और वो कोड किसको जाके दे देगा? और राइबोसोम कहाँ बैठा हुआ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वहां पे वो इसने कहा कि देखो मैं वैसे दिखता तो ऐसे हूं, लेकिन मैंने ये खोल दिया लो तुम्हारी सुविधा के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे बेस लगे, तुम इस पर लिपट जाओ। और आरएनए से कहेगा अपनी लंबी कड़ी बना लो, तुम भी तो ये हो, और अपनी पूंछ के साथ ले जाओ वो कोड। भाई तुम तो खुद ही यूरासिल और ये सब लगाए हुए हो, तो मैं ये जो खोल रहा हूं उसी के साथ तुम क्या करो, अपना कोड बना लो, ATCG का जो भी है वो कोड बना लो। अब वो कोड लेके कहाँ चले जाओ बताओ? तो न्यूक्लियस के बाहर कौन बैठा है?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बैठा हुआ है कि नहीं, और उस पे राइबोसोम है, और उस पर राइबोसोम ही नहीं है, ये जो ले जाके देगा वो किसको देगा, क्या आरआरएनए को हैंड ओवर कर देगा आरआरएनए को कि तुम राइबोसोमल आरएनए हो, ये तुम्हारा फर्ज है, अब तुम प्रोटीन बनाओ, मैंने ला के दे दिया, मेरा काम ट्रांसफर करने का था, इसीलिए मैं टीआरआरएनए कहलाता हूं। क्या बोल दिया उसने, मेरा नाम क्या है, ट्रांसफर आरएनए, और तुम किस पर बैठे हो, ये राइबोसोम है, और राइबोसोम के पास कौन है बताओ, आरआरएनए, उसका नाम क्या है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल, तो उसको दे देगा। अब वो वहां से एक तरफ से कोड डाला जाएगा यूरासिल और एडेनिन, और नीचे से निकलेगा प्रोटीन। प्रोटीन देखा था ना उसमें किस तरीके का थी, मोती जैसी प्रोटीन निकलेगा, और वो प्रोटीन को भेज दिया जाएगा गोल्जी ऑपरेटस, जरा इसकी बढ़िया से पैकिंग करो, मारो उसको वो जो बाहर से बात समझ आई कि नहीं। तो राइबोसोम ने अपना काम किया। तो ये जो एक प्रोटीन बनाना है, कौन सा पार्ट खोलना है जिससे कि प्रोटीन बन जाए, उस चीज को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। सो प्रोवाइडिंग द कोड फॉर अप्रोप्रिएट प्रोटीन विच इज नेसेसरी फॉर सेलुलर फंक्शनिंग इज कॉल्ड डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। बात समझ में आ गई। डीएनए का दूसरा काम क्या है, हम ये लिख लें, इससे पहले कि क्लास खत्म करें इस चीज को लिख लें, व्हाट इज डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। वो अपना ट्राई करेगा कि उससे कुछ मिलता जुलता क्या है, उसके हिसाब से वो अपने अस्त्र शस्त्र निकालेगा, ये चीज होती है। सर लेकिन लोगों को वैक्सीन लगने के बाद भी मतलब डेथ हो रही है। भाई एक छज्जे पर मतलब राजकुमारी खड़ी थी, वहां से उसके ऊपर ड्रैगन ने हमला कर दिया, और कभी दूर से एक बहुत वीर आ रहा था, मैन आर फ्रॉम मार्स वीमेन आर फ्रॉम वीनस, जॉन ग्रे की किताब है। तो आ रहा था राजवीर बहुत, तो उसने क्या किया, अपनी तलवार निकाली, खट से काट दिया, बोला ए वीर तुम तो कितने अच्छे हो, तुमने मेरी जान बचाई, आज तुमको हमारे यहाँ शाही दावत पर निमंत्रण है, क्या तुम इसे स्वीकार करते हो। तो हाँ हम इसे स्वीकार पहुंच गया हो। तो उसने कहा इसी वीर ने मेरी जान बचाई है, और इसकी तलवार ने तो कमाल कर दिया, तुम ऐसा करना, ये लो, ये अगली बार से जहर बुझा तीर ले लो, अगर मान लो ये काम ना करे तो तुम इस जहर बुझे तीर से काम चला लेना। तो उसने स्वीकार कर लिया, बोला तो बहुत अच्छी बात है, राजकुमारी गिफ्ट दे रही। कुछ दिन बाद राजकुमारी छत पर खड़ी थी और एक ड्रैगन ने उसका वही राजकुमार सौभाग्य संयोग से उधर से गुजरा, उसने तलवार निकाली, उसने कहा अरे ये क्या करते हो, वो जहर बुझा तीर कहाँ है। तो उसने तुरंत जहर बुझा तीर निकाला, लेकिन तब तक ड्रैगन उसको थोड़ा मार चुका था। तो मारने के बाद फिर भी उसने उसको मार ही डाला। उसने कहा ए वीर राजकुमार तुमने हमारी जान बचाई है, आज का शाही भोग स्वीकार करो। तो शाम को उसने शाही भोग पर बुलाया, उसने कहा कि इसी राजकुमार ने हमारी जान बचाई है, भला हो उस जहर बुझे तीर का वो ना होता तो पता नहीं मैं मर ही न जाती। तो उसने फिर खैर कुछ बात नहीं, उसने कहा ऐसा करो कि तुम जहर बुझा तीर हो सकता है कभी काम ना आए, तुम ये रस्सी का फंदा ले लो, ये काम आ जाएगा। तो उसने स्वीकार किया और चला गया। फिर अगली बार संयोग से राजकुमारी अपने छज्जे पर खड़ी हमला कर दिया और वो वीर राजकुमार उस जगह से गुजरा। तो उसने तुरंत तलवार निकाली। अरे उसने कहा ये क्या करते हो, उसे याद आ गई ये जहर मुझे तीर की बात कर रही है। तो उसने तीर निकाल, उसने कहा रस्सी कहाँ है। तो अब तक वो काफी लहूलुहान हो चुका था राजकुमार, लेकिन फिर भी उसने उस फंदे से उस ड्रैगन को मार दिया। तो राजकुमारी ने उसे शाही दावत पर निमंत्रण दिया और फिर उसने कहा हो ना हो ये मेरे फंदे का कमाल है जिसकी वजह से मैं बची हूँ। फिर वो राजकुमार वहां से चला गया और वो दोबारा नहीं आया। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि मैन मार्स से हैं, ये मंगल ग्रह से आए हैं, जबकि स्त्रियां बुध ग्रह से हैं। तो अगर वो अपने मार्स को क्रेडिट देती वो जो करता है तब तो बढ़ता चला जाता है, और यदि उसको अपनी बातों में करती है तो फिर वो उस पर निर्भर होता चला जाता है। तो वो राजकुमार फिर नहीं लौटा। वो जान गया कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो वीनस है वो कई बातों पर अपनी सलाह अननेसेसरी देगी। तो यहाँ पर ये बात होती है जो मार्शियंस होते हैं वो सलाह लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो उसकी वीनस होती है वो पूरा क्रेडिट खुद ही ले जाती है। तो हम यहाँ देख रहे थे कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की क्या डेफिनेशन है, और इन्होंने प्रश्न किया, उसका उत्तर स्मिथ ने ही प्रश्न किया था। चलो अब हम देखते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है।
ठीक है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि डीएनए प्रोवाइड्स, ये क्या करता है, प्रोवाइड्स कोड फॉर, किसके लिए कोड प्रोवाइड करता है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ना, प्रोटीन सिंथेसिस बाय ओपनिंग, ओपनिंग में लिख के अनवाइंडिंग ऑफ इट्स सम पार्ट ऑफ डीएनए ऑफ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, ठीक है, बस सम पार्ट ऑफ डीएनए के लिखना, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम लिखना ठीक नहीं, क्रोमोसोम तो सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम पे कंडेंस होता है, ये तो कभी भी प्रोटीन बनाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है और इस चीज को क्या कहते हैं, प्रोटीन से, इस चीज को कहते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। की बात समझ में आ गई? बस यही है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड देता है। एक होता है कि खुद को वो अपनी कॉपी बना ले, जो डीएनए रेप्लिकेशन की डेफिनेशन थी वो सिर्फ अलीसा ने सही लिखी थी कि मेकिंग ए आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आई बात की नहीं? बताइए। अनवाइंड करने का अभी बताया नहीं ऊपर कि आरएनए से कहेगा कि तुम अपने साथ, ये आरएनए है, तो आरएनए से कहेगा टीआरएनए से कि तुम इसमें से ले लो लिंक, और वो लिंक ले जाके वहां दे दो आरएनए को, राइबोसोमल आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और डीएनए का पूरा रोल समझ में आ गया कि किस तरीके से काम करता है। अब हम, और ये भी आपको पता चल गया कि हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन खंडों में पढ़ेंगे। ये आपको पता चल गया कि हम जब यहाँ पढ़ेंगे प्लांट्स में तो तब सेक्सुअल पढ़ेंगे और एनिमेलिया में पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पर भी कैसा पढ़ेंगे, इसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों पढ़ेंगे, कुछ हम वो भी देखेंगे, हर तरीके का देखेंगे। और इन सब में क्या देखेंगे, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल और एसेक्सुअल। क्या आपको मालूम है कि पानी के ऊपर जो काई होती है जिसको स्पाइरोगाइरा कहते हैं, हाँ सर, तो क्या वो भी उसी तरीके से है? तो उसमें एसेक्सुअल देखेंगे हम, कई तरीके से देखेंगे, हम आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन किस किस में आता है। समझ में आ गई बात आपको कि किस, तो ये आपको एक जो फ्लो चार्ट है उसके बारे में याद रखना है। आप लिखते हैं कहाँ से इतना, कहीं जाने की जल्दी है क्या? ना 40 मिनट वाटिका तो नहीं जाना साइंस ओके, साइंस पढ़ना है तो साइंस पढ़ना। हाँ सर, कंटिन्यू करिए। हाँ सर, साइंस पढ़ना। मजा आ रहा था, समझ आ रहा था। तो प्रांजल के आगे बैठो, समझ में तो आएगा। इसके आगे बैठ बैठ के सर प्रांजल क्या हो गया? सर प्रवीण के पीछे बैठा इसलिए आ रहा, प्रांजल के आगे नहीं। अच्छा, फ्यूचर से आगे सब तू कहाँ से? बीच में वही प्रेजेंट में, आगे पीछे वाले फ्यूचर में। प्रांजल के आगे तो हिस्ट्री की क्लास में बैठा। मजा नहीं। प्रवीण के आगे कुछ है ही नहीं क्योंकि प्रवीण फ्यूचर है, तो इसीलिए प्रवीण सबसे आगे बैठ जाता है। अब देखो नाउ, ये बात हो गई। नाउ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर ये डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ themselves, ये टॉपिक है नहीं, अब इस पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो 2 क्वेश्चन इसी को कंप्लीट करना। साइंस ना सर अभी ये भी है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अभी उसी पे हैं, अभी कर रहे हैं।
वहां से नहीं बात करो, पास आके करो। चलो what will happen if reproduction takes place without DNA replication? ऐसा हो सकता है। देखो, अब हम देखेंगे कि इसकी क्या जरूरत है। इफ डीएनए रेप्लिकेशन ना हो, इफ टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and DNA copying या replication does not take place, DNA की कॉपी ना हो, does not take place, then amount of genetic material in offspring will be double than their parents, तो वो उनके पेरेंट्स से डबल हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये फादर है, ये टू पेरेंट्स है, फादर एंड मदर, और इनकी डीएनए रेप्लिकेशन ना हो, इसके पास 2n हो और इसके पास भी 2n क्रोमोसोम हो, और इन दोनों से अगर ये 4n क्रोमोसोम बन जाएंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि इसके पास 23 पेयर होंगे और इसके पास कितने होंगे 23। सर आपने तो लिखा था डीएनए रेप्लिकेशन यूनिसेलुलर हर एक में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद 2 बार विखंडन होगा, माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2 होगी कि नहीं, 2 बार हो जाए तो मियोसिस हो जाएगी। हम कह रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन हो ही ना, और डीएनए रेप्लिकेशन के बिना अगर रिप्रोडक्शन हो, ये आपके बुक के पहले हेडिंग की आखिरी लाइन है, तो यहाँ पर पढ़ो, ये चीज कह रहा है, इसे पढ़ो। तो मान लीजिए ये चीज कह रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन ना हो, ये वाली लाइन, ये समझ में आई बात, ये दिख रहा है, तो इसको पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, अभी हम लिख रहे हैं, लिखा है वो लिख लो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं, और इसमें भी मदर में भी क्या है, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, क्या 46 पेयर हो जाएंगे। और अगर जेनेटिक मटेरियल थोड़ा भी इधर उधर होता है तो उसमें सेल विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली, क्योंकि 46 और 46 फिर और आगे मिलेंगे, तब तो उसके बाद तो 92 हो जाएंगे, और ये जो दुनिया है वो जेनेटिक मटेरियल से भर जाएगी। ऐसा एक बार हो चुका है, ये दुनिया डायनोफ्लैजिलेट कहलाती है। पहले डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता था, और ये जो अर्थ है ये एक बार एक्सटिंक्ट हो चुकी है इस वजह से। तो पहले ये डायनोफ्लैजिलेट थी, और उसी का ये अंश है जो ये सिलिकेट्स हमको मिल रहे हैं, जिस पर हम लोग रह रहे हैं। ये सब वही जेनेटिक मटेरियल है जिस पर हम रह रहे हैं। सर आपने डेफिनेशन लिखा था सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है भाई, सिंगल पेरेंट डीएनए, वो कह रहा है, क्वेश्चन पूछो, वो कह रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन के बिना रिप्रोडक्शन हो, तो सिंगल में तो हो ही नहीं सकता। कह दो हम अकेले हैं, हमसे हो जाए, तो उतने से उतना कैसे हो जाएगा। सिंगल में तो ये चीज आउट ऑफ वो हो गई क्वेश्चन कि सिंगल से कैसे हो जाएगा। 2n है तो वो कहते हैं हम रह जाएं, हम नारे बैठे, सिंगल से कैसे हो जाएगा। तो 2 मिले, 2 का फ्यूजन हो, फर्टिलाइजेशन हो, ये तो वो स्थिति है, तब तो हो पाएगा। ये बात समझ आई कि नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, क्या ये सही है। इन दिस केस द सेल विल नॉट फंक्शन ड्यू टू एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम। अगर 2 डायरेक्टर एक कंपनी में बैठ जाए, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, तो क्या वो कंपनी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो इस तरीके से पहले
and now the new cell, जो न्यू सेल होगी वो फंक्शन करेगी या जाइगोट? बोलो, जाइगोट तो फंक्शन नहीं करेगा ना, will not function. Moreover, if the process continues, then the earth will be full of genetic material. उसका भी डबल, उसका भी डबल ही होता चला जा रहा है. बोलो, बात समझ आ गई कि नहीं? तब भी इतना लिखना काफी है. चलिए, एंड एक और चीज हो सकती है कि इफ देयर इज, दूसरा एस्पेक्ट, इफ देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन, तो क्या होगा? नो न्यू वेरिएशन विल टेक प्लेस. इफ नो वेरिएशन विल टेक प्लेस, then no evolution will take place. If no evolution takes place, then no speciation will take place. नई प्रजातियां कहाँ से बनेंगी? रेप्लिकेशन में ही तो डिफेक्ट आता है. रेप्लिकेशन में नए वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं कि नहीं? कभी गलती से कोई बेस कहीं जुड़ जाता है. बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? सर फिर तो अगर वेरिएशन नहीं होगा तो जैसे आपने कोई एग्जांपल दिया था वो हीट वाला, ऐसा कुछ हीट वेव आई तो सब एक ही बार में मर जाएंगे. बोलो. हाँ, वेरिएशन नहीं होगा तो मर जाएंगे. वो आखिरी लाइन है जिसमें ये बात लिखी कि वेरिएशन भी नहीं होगा. इसी में पढ़ो, वही हेडिंग की आखिरी लाइन नहीं है कि नहीं? कोई वेरिएशन नहीं होगा. मोर ओवर, अब समझ गए बात आज की मैं बता रहा हूं. देखो, मोर ओवर, if no variation, no replication take place, then no new variations are introduced. And evolution भी नहीं होगा ना. Evolution will also, ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ नहीं, साथ ही में है. आपके बुक में भी लिखा है not take place and there is no chance of speciation. कोई चांस भी नहीं रहेगा और स्पीसीएशन, कोई नई प्रजाति नहीं बनेगी. ये सब लिखा है, जो कि इसमें लिखा है आगे के चैप्टर में पढ़ा जाएगा, बट हमने पहले पढ़ लिया. नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन एक बार हम और लिखाते हैं, क्योंकि लोगों ने ठीक नहीं लिखा. आप लोगों ने, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन. देखो, दो अलग अलग केस के साथ इसमें पढ़ेंगे. एक है ड्यूरिंग एसेक्सुअल और ड्यूरिंग सेक्सुअल. दोनों में वेरिएशन होते हैं, दोनों को पढ़ेंगे. ड्यूरिंग एसेक्सुअल थोड़ा सा साइड, रिप्रोडक्शन, वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड. कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं बताओ? वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड due to DNA replication. During DNA replication क्या होता है कि two copies produced are not exactly identical. वो बिल्कुल एक जैसे नहीं होती हैं. Some defects are introduced in it, some errors are introduced in it. पूरी तरीके से एक जैसे नहीं होती ना. During DNA replication, two copies produced are not exactly identical. There is some defect introduced in arrangement of bases. जो उसके bases है ना, इस तरीके से. So variations are introduced, ठीक है, resulting in some added features. उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेरेंट्स या ऑफ स्प्रिंग है, they are not identical to their mother cell. So इसकी वजह से क्या होगा? Daughter cells are not identical to their
मदर सेल। अब अगर मदर सेल के जैसे नहीं होंगे, सच वेरिएशंस ये क्या होते हैं, ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन एंड गेट एक्यूमुलेटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वो अपने तक नहीं रखेगा, क्या आगे भी बढ़ाएगा। सच वेरिएशंस आर ठीक है, ट्रांसफर्ड टू ऑनवर्ड जनरेशन while new variations are continued, new variations continue to सर एक बार पूरा समझा दो सर। अच्छा देखो जरा फिर से देखो, ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस। वेरिएशन क्यों होते हैं बताओ, जब डीएनए आपस में लिपटा हुआ है, जब खुलेगा तो उसमें बहुत सारे बेसेस लगेंगे, एक गलत लग गया, एक बार एडेनिन के साथ अगर आपका थाइमिन ना लगा, एटी ना लगा, ए के साथ सी लग गया गलती से, क्या करोगे, वो कह रहा हम 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, 3 नहीं बनाएंगे, चिपक गया उसी के साथ। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल बदल जाएगी ना बात। और उसमें भी एक गलती हो गई, इतना लंबा है, धरती के चक्कर लगा रहा है 6000, अब उसमें कहीं ना कहीं तो गलती हो ही जाएगी। तो अब उसमें एक क्यों वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि उन्हीं में तो कोड है, वो जो पेयर है, बेस पेयर है, वही तो कोड है, उसी से तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो हमने क्या बताया कि ये जो वेरिएशंस होते हैं वो क्यों होते हैं, जब डीएनए रेप्लिकेट होगा, 2 अलग अलग कॉपी बनेगी, तो आप देखोगे नहीं वो ऐसी नहीं बनी, एक जगह यहाँ गड़बड़ी एक जगह यहाँ, तो बिल्कुल अलग अलग हो गया कि नहीं। 2 डॉटर सेल अलग अलग होंगी, जुड़वा बहनें भी अलग अलग होंगी, 2 जाइगोट बनेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं। सो इफ दे आर इंट्रोड्यूस्ड, वेरिएशंस क्यों इंट्रोड्यूस हुए, ड्यू टू डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए रेप्लिकेशन में 2 कॉपीज प्रोड्यूस्ड आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल, एक जैसे नहीं होती हैं, उनमें कुछ डिफेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं इन अरेंजमेंट ऑफ बेसेस दीज, जिसकी वजह से क्या होता है, सो डॉटर सेल्स क्या होंगी, तो आइडेंटिकल होंगी कि नहीं, नहीं होंगी। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है और इस सेल में डीएनए है, तो डीएनए में एक ये बना रहा हूं, एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनाया है। अब जरा देखो अगली स्थिति क्या होगी बताओ, क्या ये बन जाएगा, ये क्या चीज है, क्या इसे आप डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। पहले ये खुलेगा, खुलने के बाद रेप्लिकेट होगा, फिर कंडेंस हो जाएगा और सेंट्रोमियर पे जुड़ जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या होने वाला है बताओ, इसके बाद फिर ये परेड करने लगेंगे, और परेड आपको मालूम है कैसे होगी, तो इसके बाद ये दोनों कहां पे आ जाएंगे, क्या यहाँ पे आ जाएंगे, बीच में इक्वेटर पे आ जाएंगे, और यहां से खींच लिए जाएंगे, और यहां से ये खींच लिया जाएगा, तो इससे जो कॉपियां बनेंगी, तो बताइए क्या होगा, ये एलोंगेटेड हो जाएगा, और एलोंगेटेड हो जाएगा तो ये सेंट्रियोल जो इसे खींच रहा है, तो ये कहेगा कि नहीं मुझे मत खींचो, ये उसकी तरफ उन्मुख रहेगा, और ये सेंट्रियोल इसे खींच रहा है, कह रहा कहाँ खींचे लिए जा रहा है वो, तो इस तरीके से ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा। लेकिन फिर भी हाउ एवर दे मैनेज टू पुल, वो धीरे धीरे इसका जो है स्पिंडल है वो छोटा होता जाएगा, श्रिंक होकर उसी में समा जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये दोनों बीच में ये जो ऐसे ये दोनों इधर ये छूट जाएगा, और फिर इनको बोलेगा ठीक है तुम मुक्त हो, अब इतना हमने नैरो स्पेस कर लिया, तुम भागी के जा ही नहीं सकते उधर, ऐसे कर दिया। अब इसके ऊपर सेल है क्या, तो ये जो चीज है क्या इसे कैरियन कहते हैं, बोलो कैरियन न्यूक्लियस को कहते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, और अगर तोड़ दिया जाए तो उसको कहते हैं कैरियोकिनेसिस। क्या कहते हैं, कीनेसिस का मतलब तोड़ना। तो सबसे पहले कौन टूटेगा, क्या न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के टूटने को क्या कहा जाएगा, कैरियोकिनेसिस, और कैरियोकिनेसिस के बाद क्या सेल टूटेगा, तो पहले ये टूट गए, तो ये टूट गए, इनमें 2 फिर से वही चीज हो गई कि नहीं, बोलो। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ये जो प्रोसेस हुआ कैरियोकिनेसिस यानी नाभिकीय विखंडन,
अब जरा देखो, इसके बाद क्या इसमें भी एक फरो डेवलप हो जाएगा, सिकुड़न पैदा हो जाएगी क्या, कि भाई अब सेल को भी डिवाइड होना है। जब बर्तन अलग हो गया, सब आधे आधे बर्तन अलग हो गए, तो भाई भाई को भी अलग होना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या अब ये दोनों भाई अलग हो गए हैं और उसी मदर की 2 डॉटर सेल बन गई हैं। बोलो पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि क्या चीज होती होगी। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, बोलो यहाँ पे क्या हुआ। वो सब्वेरिएशन समझ नहीं आया, वो सब्वेरिएशन से लाइन समझ नहीं आई। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ये अलग अलग हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, सच वेरिएशंस आर ट्रांसफर्ड टू ऑनवर्ड जनरेशन। अगर एक बार कुछ ना कुछ चेंज आ गया तो वो चेंज आगे भी दिया जाए, वो आगे की उस, क्योंकि जो डॉटर सेल है कभी उसका साइज बड़ा होगा, क्या वो मदर सेल नहीं बनेगी। जब एनी सेल आफ्टर डाइजेशन और एसिमिलेशन अपने साइज को बड़ा कर लेगी न्यूट्रिशन के बाद, तो उसे भी 2 सेल में टूटना पड़ेगा। तो अब वो उसके पास जो चीज आई है जो डीएनए के रूप में, क्या वही चीज वो आगे नहीं भेजेगी। तो इसलिए जो भी डीएनए में चेंज आए हैं, ये ना सोचो वो वहीं रह जाएंगे। डीएनए में जो मोती कहीं पड़ गई, कहीं एक लाल मोती पड़ गई, तो वही आगे बढ़ जाएगा कि नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो आपका चाबी का गुच्छा उसे उठा लेना बाद में, तो ठीक है। तो वही आगे बढ़ेगी। तो क्या कहेंगे कि डीएनए में जो डिफेक्ट आएगा दैट इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन एंड जनरेशन टू जनरेशन, एंड इन दिस वे जो उनके वेरिएशंस है दीज आर गेट एक्यूमुलेटेड, जो कि अस्मित ने बिल्कुल ठीक ठीक लिखा था इस बार के संडे के टेस्ट में कि दीज आर, सिर्फ इन्होंने लिखा था कि वेरिएशंस आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड। बोलो बात समझ में आ गई। वेरिएशंस आर गेटिंग accumulated from generation to generation, और new, इसके अलावा in addition to it new variations are also introduced. It promotes evolution. नहीं तो ऐसा ना हुआ होता तो इस बैक्टीरिया से एक अमीबा कैसे बन जाता, एक पैरामीशियम कैसे बन जाता है, बना। क्यों बना? क्योंकि इवोल्यूशन हुआ। नहीं बैक्टीरिया ही रह जाता, शुरू से पहले तो बैक्टीरिया ही था, मोनेरा ही रह जाता। तो क्यों हुआ? Those variations are passed over to new generation and new variations are keep on adding. कोई हर बार रेप्लिकेशन होना है, हर बार जब मदर सेल से डॉटर सेल बनेगी तो हर बार यही नहीं होगा। एक बार भी अगर गलत बेस इधर उधर जुड़ गया तो नहीं होगा। ठीक है। प्रीवियस वेरिएशंस आर ट्रांसफर्ड, दे गेट एंड न्यू वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड, सो इट गेट एक्यूमुलेटेड एंड प्रमोट्स इवोल्यूशन। समझ में आई बात कि नहीं? लेकिन ये इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं है कि वेरिएशन क्यों जरूरी है। ये तो हम इधर उधर की फालतू की बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट है वेरिएशन का महत्व क्यों है। इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं, जिससे कि आपको लिंगुअल शब्दों की पकड़ हो जाए। वास्तव में आप लोग जानते हो, लेकिन जब लिखने चलते हो ना तो फिर लिखने में गलत कर देते हो, फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस गलत कर देते हो। इसीलिए इतना बताना पड़ता है कि जिससे लिखो तो सही चीज लिख पाओ। समझ में आई बात कि नहीं? While new generations are continue to introduced, इस तरीके से क्या होगा कि इससे क्या होगा, नाउ देयर आर वेरिएशंस इंट्रोड्यूस्ड विद इन द स्पीसीज। सब में अलग अलग फीचर हो जाएंगे कि नहीं? नाउ देयर आर वेरिएशंस इंट्रोड्यूस्ड विद इन द स्पीसीज। जरा देखें, हाँ बोलो। सर वो नए वेरिएशंस आते हैं सर, वो कैसे आते हैं? हर बार यही चीज होगी। डीएनए क्या होगा, खुलेगा, अब खुलने में बेसेस जुड़ेंगे, और बेसेस जुड़ने में एक गलत बेस जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, वेरिएशन हो गया। तो ये चीज होती जाती है। सर वो तो गलत वेरिएशन आया है, मतलब गलत सही नहीं है, उससे वेरिएशन आ गया। अब उस वेरिएशन का अगर उसको नेचर ने अडॉप्ट कर लिया, उसे उसको सरवाइव करने में अगर हेल्प मिल गई उस वेरिएशन से, गलती से ग्रीन बीटल बन गया, वैसे तो रेड से बहुत बने, ब्लू बने, पर्पल बने, लेकिन ये ग्रीन भी बन गया, और ऐसा ग्रीन बना जो पत्ती जैसा था। बस फिर क्या था, वो वेरिएशन आगे बढ़ता गया और उस ग्रीन बीटल की जनरेशन आगे बढ़ती गई। उन्हें कौवे खा नहीं पाए, और जबकि दूसरे जो लाल पीले नीले बीटल थे वो सब खा लिए गए। तो बोलो अंत में कौन बचा? क्या वही बचा जिसके ग्रीन बीटल थे? तो वेरिएशन सब में हुए और सभी की जनरेशन बढ़ गई। लेकिन यहाँ प्रे और प्रीडेटर दोनों हैं, तो शिकारी भी हैं और शिकार भी हैं। तो जिनको नेचर ने छिपा लिया अपने में वो बच गए, जिन्हें नहीं छिपने का, कैमोफ्लेज का एडवांटेज नहीं मिला या सर्वाइवल का नहीं मिला, वो मारे गए। समझ में आई बात कि नहीं? सो अब न्यू कंटिन्यू टू इंट्रोड्यूस्ड,
ये कंटिन्यू सो अब ये क्या है, इवोल्यूशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, ये बट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इवोल्यूशन क्या है सर सो हाँ तो जैसे कोई बच्चा सर पैदा हुआ तो पैदा होने पे ही वो मतलब ब्रेन उसका थोड़ा कम था, तो वेरिएशन है। ब्रेन अगर कम है ज्यादा है कोई भी चीज है, इट इज वेरिएशन हो सकता है, कई भी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि होता क्या है कि कभी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस पड़ जाते हैं तो डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है, डीएनए भी खंडित हो जाता है, 23 क्रोमोसोम की जगह 24 हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सिगरेट की वजह से, सिगरेट अगर स्त्री पीती है या अल्कोहल लेती है तो ऐसी स्थिति में भी म्यूटेशन हो जाता है, या यूवी रेस की वजह से हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से अगर किसी भी तरीके से विखंडन हुआ तो बच्चे इम्पेयर्ड पैदा हो जाते हैं। यूवी रेस मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस, पराबैंगनी किरण, मतलब विजिबल से ऊपर जो स्पार्क होता है ना, स्पार्क को ज़्यादा देर देखते रहो तो आइरिस कमजोर हो जाएगी, कॉर्निया बर्न हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, यूवी रेज उससे निकलती। अब देखो तो ये इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, इतनी बात समझ में आ गई, न्यू वेरिएशंस। सो नाउ दीज वेरिएशंस, ये वेरिएशंस क्या होंगे? सर ये उसी का आंसर है। सर सुनाना पड़ रहा है सर, आदमी तो पीते हैं सर। विद इन द स्पीसीज। देखो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा सर अभी आप ये सेक्सुअल का बता रहे हो, सेक्सुअल का भी बता देना, बहुत बढ़िया बात है। कई प्रांजल ने ये तो आपने ये सेक्सुअल का बताया सर, इसे पूरा करने के बाद सेक्सुअल का भी कंटिन्यू करो। तो विद इन द स्पीसीज, ठीक है, इफ देयर इज सडन चेंज इन एटमॉस्फेयर, बल्कि वही बात कही जा रही जो पहले ही थी, वही बात कही जा रही कि नहीं? सो इफ देयर इज सडन सर इसमें ही लिखना है अलग। चेंज इन, इसी का ही है स्पीसीज। इसमें 3-4 आंसर हैं, ये लैंग्वेज पकड़ लोगे ना तो तुम्हारा कोई भी आंसर सही हो जाएगा। इसमें बहुत सारे वेरिएशन क्यों फ्रूटफुल हैं, व्हाई द वेरिएशंस आर हेल्पफुल फॉर स्पीसीज बट इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर द इंडिविजुअल, वो भी आंसर इसमें छिपा हुआ। समझ में आई बात कि नहीं? वेरिएशन क्यों हेल्पफुल है, ये क्वेश्चन तो आना ही है, चाहे हेरिडिटी से आए और चाहे रिप्रोडक्शन से, दोनों चैप्टर में ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते, और ये फुल मार्क्स का आता है 5 नंबर का। सो अब विद इन द इफ देयर इज सडन चेंज इन, किसमें सडन चेंज होगा बताओ? नेचर। तो क्या होगा? सम मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, सम मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन आर बेटर सूटेड, वो कैसे होंगे? बेटर सूटेड टू न्यू क्लाइमेटिक कंडीशन, वो नए क्लाइमेट में अपने आप को ढाल लेंगे कंडीशन, एंड कंटिन्यू टू सर्वाइव, कंटिन्यू टू सर्वाइव वाइल अदर, जो अदर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन होंगे वो क्या करेंगे? could not cope up with new conditions and will die, वो मर जाएंगे। However, इससे क्या होगा? जो स्पीसीज तो बच गई ना, will manage to survive, मैनेज टू सर्वाइव, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। बीटल का एग्जांपल अलग से देना है तो अलग से देना, लेकिन ये सब लिखना है आपको। सर्वाइव, वो सर्वाइव करते रहेंगे। हेंस वेरिएशंस आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, या इट इज बेनिफिटेड, ठीक है ना? कोप मतलब हाँ, कोप अप यानी वो अपने आप को ढाल ना सके, आई कैन नॉट कोप अप विद द सिचुएशंस, कहते हो कि नहीं आप किसी चीज पर? हेंस वेरिएशंस are helpful for survival of species. On other hand, if there is
नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन ही ना हो। देन ऑल्सो इंडिविजुअल या ऑफ स्प्रिंग will continue to survive in same niches. निशीज का मतलब है कि उस इकोसिस्टम में जहां पर उसके माँ बाप रहा करते थे उसी जगह। अमेरिका में रहने तो भी अमेरिका में तो रह ही लेगा, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग हैज गॉट सेम इंस्ट्रूमेंट या सेम जेनेटिक मटेरियल। तो जैसे माँ बाप रह रहते तो वो भी रहेगा। अब आगे परिवर्तन हो वातावरण में उसका हमें मालूम नहीं, लेकिन रह तो सकता है ना। सो इन सेम निशीज यानी उसी इकोसिस्टम में। सर ये उसी क्वेश्चन का ही आंसर है पूरा। हाँ, क्वेश्चन का आंसर आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, हम अभी बता देंगे इसमें क्या क्या है। इसमें 3 क्वेश्चन के आंसर है, लेकिन मैं इसमें बता दूंगा आपको कि कहाँ कहाँ कैसा है। So will continue to survive in same niches as their parents would have survived with same genetic material। तो उसमें नहीं आया तो क्या हुआ? नहीं, as their parents continued to survive in same climate with same genetic material। मैथ का टेस्ट कब है? चलो ठीक है, वो एक दिन में हो जाएगी, 2 घंटे में कल ले लेंगे। सर कल एक क्लास रखोगे 2? एक ही रखेंगे, शाम की सर, चाहिए। सुबह रख लो कल एक। सुबह हाँ। सुबह रख लें, छुट्टी 10 है? बजे से ले हाँ, लें। सेकंड सभी की छुट्टी है? हाँ सर। हाँ? ऑफलाइन दो ऑनलाइन? ऑफलाइन है। ऑनलाइन कितने हैं? सर कल तो सेकंड सैटरडे है। सर हमें भी कहा था ऑनलाइन हमारे तो होगी हाँ। तो फिर शाम को रखेंगे, यही रहेगी। कुछ लोगों की ऑनलाइन है। सेम जेनेटिक मटेरियल। ये बात आपको क्या समझ में आ गई कि हम लोगों ने कहा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, समझ में आ गई? तो इसमें 2 है कि एसेक्सुअल में कैसे वेरिएशन होता है। तो यहां पर ये व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, इसका आंसर यहां से लिख देना यहां पर। और ये चीज क्या है बताइए, हाउ वेरिएशन टेक्स प्लेस इन एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल में समझ में आ गया, ये चीज आपको समझ में आ गई कि क्या चीज होती होगी। व्हाट इज हाउ द डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, और एक मदर सेल कैसे 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है। तो ये किसका आंसर है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए, ये समझ में आ गया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, बोलो बात समझ में आ गई। समझ नहीं आया कौन सा किसका। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। मान लो वेरिएशन होता है और नेचर में अचानक चेंज आ जाए, तो अचानक चेंज आने पर क्या होगा कि कुछ लोग उस नए वातावरण में बेटर सूटेड हो जाएंगे, कुछ मर जाएंगे, लेकिन सर स्पीसीज तो बची रह जाएगी। हम सब वेरिएशन में अचानक इतनी गर्मी पड़ जाए, 2 आदमी बच जाए, तो क्या ह्यूमन प्रजाति बच नहीं जाएगी? तो वेरिएशन होने का फायदा तो है कि नहीं? और कुछ बाकी मर गए लेकिन कुछ तो बचेंगे। ये एक बचा तो एक बच्चा 2 बच्चा, मतलब मैं एक इस तरीके से टेक इट एज ए ग्रांटेड की, मतलब ये बात बता रहा एज एग्जांपल। और ये किस चीज का एग्जांपल है? हाउ वेरिएशन टेक्स प्लेस इन एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ये किसका है? हाउ वेरिएशन। सर तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन वाला इधर से स्टार्ट करना है। ये है यहीं से वेरिएशंस एग्जिस्ट, वेरिएशंस इफ देयर इज सडन चेंज इन नेचर, यहीं से ही कर दीजिएगा। ये इफ देयर इज सडन चेंज, उतना तो तुम समझते ही हो। If there is sudden change, variations are exist. If variations exist within the species, these variations से कर लेना, these या variations से कर लेना। समझ में आ गई कि नहीं? Variation होते हैं तो उससे क्या होता है, समझ में आई? और ये क्या है? How variations occur in asexual organism, वो चीज है। एक मदर सेल से रेप्लिकेशन होता है, समझ में आई बात? How variations अक्कर, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इन ए सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, इतनी बात आपको समझ में आ गई।
अब जरा देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ वेरिएशन अकर इन सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। सेगमेंट लिखना है। हाँ लिख लीजिए। तो नोट्स नहीं है ना। वो भी लिखे आपने। इसको नोट कर लो, इतना ही रखो। तो